हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित वनस्पति विज्ञान के सारे प्रश्नों को, और यह स्पीडी साइंस बुक पर आधारित है जो आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटीटी-2 और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर हम बात करेंगे अब तक रेलवे में पूछे गए वनस्पति विज्ञान से सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान के सारे प्रश्नों की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, कौन सा ऊतक खनिज लवणों को जो है जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है? किसमें? पौधों में जो है जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है कौन सा ऊतक खनिज लवण को? तो ये फाइलम ऊतक है। क्या है? फाइलम ऊतक, इसे याद रखिएगा। उसके बाद एक हार्मोन है जिसका नाम एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन। वह किस रूप में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है गैसीय रूप में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद प्रश्न कर रहा है कि किस विज्ञान की शाखा में जो है जीवों का अध्ययन उसके वातावरण के संबंध में किया जाता है? किस में किया जाता है? उसके वातावरण के संबंध में किया जाता है। तो आपको याद रखना है पारिस्थितिकी विज्ञान। कौन सा शाखा? पारिस्थितिकी विज्ञान, जिसे इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे इकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? यानी इकोसिस्टम को सबसे पहले किसने परिभाषित किया है? तो आपको याद रखना है एजी टेंसले ने। किसने? एजी टेंसले ने। उसके बाद कह रहा है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड किसके लिए जिम्मेदार है, यानी किसके लिए उत्तरदायी है? तो आपको याद रखना है एसिड रेन, यानी अम्ल वर्षा के लिए यह काफ़ी उत्तरदायी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है कि CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के नाम से जाना जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मृतक वायु, यानी डेड एयर। यह काफ़ी खतरनाक गैस है। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि CO2 किस लिए जिम्मेदार होता है? तो हरित गृह प्रभाव के लिए। क्या होता है? हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि ओजोन मंडल को नष्ट करता है, कौन कर रहा है? CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन मंडल को नष्ट कर रहा है। और ओजोन मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? तो आपको याद रखना है O3। क्या होती है? O3। उसके बाद प्रश्न कर रहा है कि फलों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? तो पोमोलॉजी में। किस में? पोमोलॉजी में जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आपका प्रश्न करा कि 3 दिसंबर 1984 को, कब? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड यंत्र में एक गैस रिसाव हुआ था। वह गैस कौन था? यानी वो गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे शॉर्ट में MIC कहा जाता है। क्या जाता है? MIC। उसके बाद प्रश्न करा कि मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन जो है किस में किया जाता है? तो मरुस्थलीय पौधों का अध्ययन जो है जीरोफाइट के तहत किया जाता है। किस में किया जाता है? जीरोफाइट्स के तहत किया जाता है। उसके बाद आपका कह रहा है कि सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन है? तो यूकेलिप्टस है। क्या है? यूकेलिप्टस जो है सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा क्या है? तो वह है लेमना, जो एक जलीय पौधा है। क्या है? जलीय पौधा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए उसके बाद प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, कह रहा है कि सबसे छोटा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है शैवाल में, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे लंबा गुणसूत्र किस में? तो ट्राइलियम में पाया जाता है। गुणसूत्र यानी कह सकते हैं क्रोमोसोम। उसके बाद प्रश्न कर रहा है कि सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा कौन सा है? तो है जेमिया पिग्मिया। कौन सा है? जेमिया पिग्मिया। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद चलिए प्रश्न कर रहा है कि जिब्रेलिन एक कवक से प्राप्त किया जाता है। तो सर्वप्रथम कवक से प्राप्त किया गया था कौन सा ऊतक? तो जिब्रेलिन। क्या प्राप्त किया गया था? जिब्रेलिन। इसे हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिब्रेलिन हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में पाया जाता है, यानी किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो पाया जाता है सोयाबीन में और 46%
पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रश्न है आपका करा कि पत्तों की कोशिका में पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है वो पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पत्तों की कोशिका में कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल, याद रखिएगा। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों के रंग क्या होते हैं? हरे होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद पौधे सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से क्या चीज़ बनाता है? तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी भोजन का निर्माण करता है। उसके बाद फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी में किया जाता है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का। उसके बाद फूलों का जनन अंग है, यानी पौधों का जनन अंग क्या है? तो ये याद रखिएगा, फूल है। क्या है? फूल। उसके बाद पुमंग जो है फूलों का जो है नर जनन अंग है। क्या है? नर जनन अंग जो है फूलों का कौन सा है? तो वह है पुमंग, जिसे एंड्रोसियम कहा जाता है अंग्रेजी में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका करा कि जब नर और मादा युग्म दोनों मिल करके क्या करते हैं? संयुग्मन करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है निषेचन। क्या कहा जाता है? निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है अंग्रेजी में। उसके बाद याद रखिए, निषेचन के बाद युग्मक का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? जायगोट, जिसे युग्मक कहा जाता है, यानी युग्मनज कहा जाता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो केवल हरे पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसके बाद पौधे रात्रि में क्यों चमकते हैं? तो स्फुरदीप्ति के कारण। किसके कारण? स्फुरदीप्ति के कारण जो है पौधे रात्रि में चमकते हैं। उसके बाद अनुवांशिकी की इकाई है, तो क्या है? तो जीन जो है अनुवांशिकी की इकाई है। उसके बाद प्रश्न, खाद्य पदार्थों का संवहन पौधों में किसके माध्यम से होता है? तो ये फ्लोएम के माध्यम से होता है। और सबसे पहले प्रश्न इसका भी डिस्कशन किया जा चुका है। पौधों में जो है फ्लोएम होता है उत्तक, और वह जो है खाद्य पदार्थों का संवहन करते हैं जड़ से लेकर के पत्तियों तक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका करा कि क्लोरोफिल में किसमें? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? Mg, जिसे मैग्नीशियम कहा जाता है, यानी मैग्नीशियम धातु कहाँ पाई जाती है? क्लोरोफिल में पाई जाती है। उसके बाद ईस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? तो बेकिंग और पेय पदार्थ में जो है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका करा कि थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक, याद रखिएगा। उसके बाद वैसा पौधा जिसमें पुष्प यानी फूल और बीज नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अपुष्पीय पौधा। क्या कहा जाता है? अपुष्पीय पौधा, यानी क्रिप्टोगम्स। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगम्स। उसके बाद पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वो है थाइलोफाइटा। क्या है? थाइलोफाइटा। उसके बाद शैवालों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? फाइकोलॉजी में। कहाँ किया जाता है? फाइकोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका करा कि क्लोरेला शैवाल का उपयोग जो है कहाँ होता है? तो क्लोरेला शैवाल का उपयोग जो है वो अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। उसके बाद माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका नामक एक शैवाल है जो क्या करता है? स्वच्छ जल को क्या कर देता है? दूषित कर देता है। क्या कर देता है? दूषित। उसके बाद कवकों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद प्रश्न करा कि कवकों की जो कोशिका होती है यानी सेल यानी कोशिका भित्ति जिसे सेल वाल कहा जाता है वो किसकी बनी होती है? तो बनी होती है काइटिन की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका करा कि कवकों में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो पाया जाता है ग्लाइकोजेन और वसा के रूप में। उसके बाद विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। उसके बाद विषाणु का आकार सामान्यतः कितना होता है? तो 0.015 mm से 0.2 mm के बीच, यानी माइक्रोन के बीच। उसके बाद प्रश्न करा कि जंतु विषाणु होते हैं किस में होते हैं? तो जंतु में विषाणु होते हैं किस रूप में? DNA और RNA दोनों होते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उसके बाद प्रश्न करा कि पादप विषाणु जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक के रूप में, यानी केंद्रक में जो होते हैं RNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? RNA, यानी पादप में जो है विषाणु यानी पादप के केंद्रक में RNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? RNA विषाणु। उसके बाद जीवाणुओं के अध्ययन को
यानी जीवाणुओं का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो जीवाणु विज्ञान में। कहाँ किया जाता है? जीवाणु विज्ञान में, जिसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद जीवाणुओं का खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया, यानी बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो लीवेनहॉक, जिसे पूरा नाम हम जानते हैं एंटी वॉन लीवेनहॉक के नाम से। उसके बाद जीवाणु नाम को किसने दिया? तो जीवाणु नाम को जो है 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने दिया था। उसके बाद प्रश्न कर रहा है कि जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है तो कौन कौन रोग? कोलरा और क्षय रोग, जिसे टीबी कहा जाता है। क्षय रोग को टीबी के नाम से भी जाना जाता है, तपेदिक रोग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कह रहा है कि 1890 में रेबीज के टीका की खोज किसने किया था? तो किया था लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। उसके बाद दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने किया था? ये भी किया था लुई पास्चर ने। किसने किया था? लुई पास्चर ने। उसके बाद प्रश्न कर रहा है कि पाश्चुरेशन की प्रक्रिया क्या है? तो दूध को जो है 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिसे दूध का पाश्चुरेशन कहा जाता है। उसके बाद साधारणतः जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो होती है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की बनी होती है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राइजोबियम क्या है? राइजोबियम जो है वो दलहनी पौधों की जड़ों में रहता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का अस्थिकरण करता है। क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन का अस्थिकरण करता है। उसके बाद लैक्टोबाइसिलियस और स्ट्रेप्टोफिलोकस दूध से दही बनाने में सहायक होता है, यानी ये एक तरह का जीवाणु है। क्या है? बैक्टीरिया है, जो दूध से दही बनाने में सहायक होता है। आपका एग्जाम में ज़्यादातर जो है लैक्टोबाइसिलियस के बारे में ही पूछा जाता है। प्रश्न इस तरह से रहता है, दूध से दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है? तो लैक्टोबाइसिलियस। उसके बाद ब्रायोफाइटा वो क्या करता है? तो मृदा अपरदन को रोकने का काम करता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका करा है कि जिग्नोस्पर्म क्या है? जिग्नोस्पर्म कैसा पौधा है? तो सबसे छोटा पौधा, यानी जिग्नोस्पर्म श्रेणी का सबसे छोटा पौधा कौन है? जैमिया पिग्मिया। क्या है? जैमिया पिग्मिया। उसके बाद जब बीज फल के अंदर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अविर्त बीजी कहते हैं। क्या करते हैं? जब बीज जो है फल के अंदर रहता है तो उस पौधा को अविर्त बीजी पौधा कहते हैं। उसके बाद फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है फ्लोएम उत्तक। कौन? फ्लोएम उत्तक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका करा है कि एथिलीन वो किसको सहायक होता है, यानी फलों को पकाने में कौन सा गैस सहायक होता है? तो होता है एसिटिलीन। क्या होता है? एथिलीन, जिसे कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न कर रहा है कि जाइलम जड़ को, यानी जाइलम जो है जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। कौन सा उत्तक? जाइलम उत्तम जो है, जाइलम उत्तक जो है वो जल को यानी पानी को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? तो होती है लाल प्रकाश में। कहाँ होती है? लाल प्रकाश में। उसके बाद प्रश्न है कह रहा है कि चाय में क्या पाया जाता है? चाय में थीन पाया जाता है। और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन अल्कोलाइड। क्या पाया जाता है? कॉफ़ी में जो है कैफीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है। उसके बाद क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, जिसे Mg कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न कर रहा है कि जब फल का निर्माण अंडाशय से ना हो करके फूल के किसी अन्य भाग से हो तो उसे कैसा फल कहा जाता है? असत्य फल कहा जाता है। कैसा फल? असत्य फल। यानी जब फल का निर्माण अंडाशय से ना हो करके फूल के किसी अन्य भाग से हो तो उसे असत्य फल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका कह रहा है कि जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय यानी ओवरी से हो उसे कैसा फल कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सत्य फल। कैसा? ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है। प्रश्न कर रहा है कि सेव, कटहल, नाशपाती किस तरह फल के उदाहरण है? तो है असत्य फल का उदाहरण। कैसा फल का उदाहरण? असत्य फल का उदाहरण, क्योंकि यह जो है केवल अंडाशय से नहीं निर्मित होता है, यह फूल के किसी अन्य भाग से निर्मित होता है। उसके बाद प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर यानी क्रिया किस प्रकाश में सबसे कम होता है? तो होता है बैगनी प्रकाश में। किस में? तो बैगनी प्रकाश में। उसके बाद निषेचन के बाद क्या चीज़ बनता है? निषेचन के बाद बनता है बीजांड। उसके बाद नारियल में
पानी होता है, यानी प्रकीर्तिन पानी किस तरह के पानी होता है, तो प्रकीर्णन पानी होता है। किस तरह के, प्रकीर्णन पानी। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न है आपका कह रहा है कि राइजोबियम क्या है, राइजोबियम जीवाणु जो है कहाँ पाया जाता है, तो दलहन के जड़ों में। कहाँ, दलहन के जड़ों यानी गांठ में। उसके बाद खीरा में किस तरह के फूल लगते हैं, तो नर का फूल अलग और मादा का फूल जो है अलग लगता है, किसमें, तो खीरा में। उसके बाद हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक एवं भूरा कवक में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश में जो है लाल कवक और भूरा कवक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, किसमें, हरे प्रकाश में। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी निकलता है, तो कहाँ से निकलता है, तो ऑक्सीजन गैस से। किससे निकलता है, ऑक्सीजन से जो है पानी निकलता है। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न है कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। क्या होती है, केवल दिन में। उसके बाद क्लोरोफिल में क्या उपस्थित रहता है, तो क्लोरोफिल में एक मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। क्या रहता है, मैग्नीशियम, जिसे Mg कहा जाता है। अब बोल रहा है कि हरा प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है, तो हरा प्रोटोजोआ को जो है पैरामीशियम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक जलीय पौधा को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट। उसके बाद प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, कौन सा रोग, अग्नि निर्जा रोग जो है किससे संबंधित है, तो है सेव से। उसके बाद तने की वृद्धि दर सही रूप से नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेनोमीटर। कौन सा, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सिन क्या है, यानी ऑक्जिन क्या है, तो एक तरह का पादप हार्मोन है। उसके बाद प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है, तो फास्फोग्लिसरीन अम्ल है। कौन सा अम्ल है, फास्फोग्लिसरीन अम्ल है। उसके बाद प्रश्न, पौधे में वाष्पिक यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है, तो पत्ती से। कहाँ होती है, पत्ती से। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका कह रहा है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो चीड़ से प्राप्त होता है, यानी चीड़ के पौधा से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सोयाबीन है। उसके बाद सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का वृक्ष है। प्याज किसका रूप है, तो तने का परिवर्तित रूप है, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है, तो होता है साइकस पौधा का। उसके बाद प्रश्न है करा कि कवक और शैवाल दोनों वर्गों से मिश्रित पौधा जो बनता है उसे क्या कहते हैं, लाइकन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकन। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न है आपका कह रहा है कि अफीम जो है वो कच्चे फलों के किससे प्राप्त होता है, यानी कच्चे फलों के लैक्टस से प्राप्त होते हैं। किससे, लैक्टस से। उसके बाद तंबाकू में सुगंध पैदा करने के लिए उसमें कौन सा बैक्टीरिया मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है बैसिलस मेगाथीरियम। कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस मेगाथीरियम, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न कर रहा है कि चावल और गेहूं जो है किस कुल का पौधा है, तो है सोलेनेसी कुल का पौधा। उसके बाद जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। कौन सा लवक कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद प्रश्न है कह रहा है कि गन्ने की यानी गन्ने में के चीनी में किसका संयोग होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का संयोग से जो है चीनी बनता है और उसमें दोनों पाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी तरह के वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में हम।